बड़ी खबर आपको बताएंगे। लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का हुआ है सफल टेस्ट। अंडमान निकोबार में मिसाइल का हुआ है सफल टेस्ट। आपको बता दें, लंबी दूरी के टारगेट को सटीकता से तबाह किया। ये बड़ी जानकारी है। चिड़िया टापू मुंडा पहाड़ तट के बीच में ये परीक्षण हुआ। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी हुई, जिसका सफल परीक्षण हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना के पूर्वी कमान ने यह जानकारी दी है। लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल जिसका सफलतम परीक्षण हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंडमान निकोबार में मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ है। लंबी दूरी के टारगेट को सटीकता से ये तबाह कर सकता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ऊंची उड़ान भरते हुए एक बार फिर अपनी अद्वितीय शक्ति को साबित किया। मिसाइल ने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। 29 मार्च को किए गए इस परीक्षण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था। विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस 450 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकती है। साथ ही साथ सेना की तरफ से जानकारी दी गई है कि राइजिंग सन मिसाइल विशेषज्ञों ने अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसके लिए एक अन्य द्वीप पर लक्ष्य रखा गया था, जिसे मिसाइल ने 90 डिग्री मुड़कर सटीक निशाना बनाया और इस सफल मिसाइल परीक्षण से भारतीय सेना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। तो देखिए, वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल और इस बीच ये तस्वीरें और ये वीडियो सामने आया है। और देखिए, खबरों का सिलसिला जारी। अगली खबर का रुख करते ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा में भारी पुलिस बल की तैनाती फिलहाल रहने वाली है। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। इस बीच जेएल बजाज कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन का आज कार्यक्रम रखा गया है और इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं ग्रेटर नोएडा। और इसी के चलते रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। निरीक्षण किया गया है और जहां पर कार्यक्रम को रखा गया है, बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं ग्रेटर नोएडा। दोपहर 2:30 बजे योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। जेएल बजाज कॉलेज में इस प्रबुद्ध सम्मेलन को आयोजित किया गया है और उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर आज योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। कई अहम बातें उनके द्वारा कही जाएंगी। सुरक्षा में भारी पुलिस बल की तैनाती फिलहाल कर ली गई है। सभी तैयारियां कर ली गई हैं। बीजेपी का यह प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसमें शामिल होने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर भी जाने वाले हैं। प्रबुद्ध सम्मेलनों का यहां पर आज रखा गया प्रबुद्ध सम्मेलनों को और इसको संबोधित भी मुख्यमंत्री करेंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत ये दौरा रखा गया है और आज सबसे पहले वो ग्रेटर नोएडा में 2:30 बजे पहुंचने वाले हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति देने का ये पूरा मामला और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। देखिए, पूजा की अनुमति देने के खिलाफ दरअसल मुस्लिम पक्ष की याचिका है कोर्ट में और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। देखिए, जैसी अनुमति मिली, पूजा अर्चना शुरू हुई वो तस्वीरें आपने देखी थी, लेकिन उसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा और इसी पूजा के खिलाफ पहुंचा था। जो अनुमति मिली है उसके खिलाफ जब याचिका दायर की तो उस वक्त मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था और अब मुस्लिम पक्ष जो है वो हाई कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला करता है। क्या जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया और मुस्लिम पक्ष को झटका दिया गया था उसी फैसले को बरकरार रखता है या फिर कुछ और फैसला यहाँ पर आज कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। इधर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, बड़ी खबर आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो रही है। अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। देखिए, इस पूरे मामले में लगातार अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। आज केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट में पेशी के बाद देखना होगा कि आज इस पूरे मामले में क्या सुनवाई होती है। 21 फरवरी को
ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और उसके बाद ईडी रिमांड में आज खत्म हो रही है। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी कर सकती है डिमांड। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत पर सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट अंतरिम जमानत पर सुनवाई आज करेगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत पर भी आज सुनवाई होनी है। एक तरफ जो अंतरिम अरविंद केजरीवाल उनकी याचिका पर भी आज सुनवाई होनी, दूसरी तरफ के कविता जिनकी अंतरिम जमानत पर भी आज सुनवाई होनी है, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करने वाला है। जमानत पर देखने वाली बात यह होगी कि के कविता को राहत मिलती है या आफत अभी उनकी बढ़ती हुई नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत पर चूंकि आज सुनवाई होनी है। के कविता जो कि फिलहाल जेल में है, लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। लंबी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल जवाब की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है और ऐसे में अब आज फिर सुनवाई होने वाली है राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो देखिए कि कविता को लेकर सुनवाई होने जा रही है। इस बीच अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली जल बोर्ड का फंड जारी ना होने का यह पूरा मामला है। फंड जारी ना करने के खिलाफ में याचिका दायर की गई है। दिल्ली सरकार ने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के मामले में दायर की 8000 पन्नों की चार्जशीट और केजरीवाल को मिल चुका है इस पूरे मामले में समन। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड का फंड जारी ना होने के मामले से संबंधित खबर की, जिसमें फंड जारी ना करने के खिलाफ में याचिका दाखिल की गई थी। अब उस याचिका के ऊपर सुनवाई होने जा रही है। याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब सुनवाई में क्या कुछ कहा जाता है देखना महत्वपूर्ण। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने शनिवार की अगर बात करें तो राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल के सीए तजेंद्र सिंह सहित तमाम अधिकारियों को यहां पर आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि आज सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। दिल्ली सरकार की याचिका के ऊपर आज सुनवाई होने जा रही है और क्या कुछ इस सुनवाई में होता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने चार्जशीट फिलहाल फाइनल कर दी है और फाइल कर दी है और दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज होने जा रही है। तो देखिए जल बोर्ड के फंड रिलीज ना होने के ऊपर ये सुनवाई होने जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, अखबारों के पन्ने पलटते हैं और कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। लखनऊ से खबर मिल रही है जहां पर यूपी में एक नया गठबंधन पीडीएम, देखिए ओवैसी पल्लवी ने मिलाया है हाथ, अपना दल कमेरावादी से गठबंधन फिलहाल किया है। ये खबर फिलहाल मिल रही है, तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ चुनाव तक का नहीं रुकना और पल्लवी ने सुनाई दिनकर की कविता। तो एक सभा फिलहाल यहाँ पर हुई जिसका जिक्र आज अखबारों में किया गया है और इस सभा की अगर बात करें तो ये कहते हुए नजर आए कि हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, लोगों के मुद्दों को उठाना है और एक नया गठबंधन फिलहाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है जिसमें कि असदुद्दीन ओवैसी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं और उनके साथ एक और पार्टी फिलहाल गठबंधन करते हुए नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ चुनाव तक का नहीं रुकना है, हमें लोगों के मुद्दों को उठाना है। तो पीडीएम न्याय मोर्चा 4 पार्टी जिसमें है और लोकसभा सीट्स 40 पर ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। अपना दल कमेरावादी से गठबंधन करते हुए असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल नजर आए हैं। बढ़ते खबरों में आगे बात कोलकाता की करेंगे जहां ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट सामने आया। बंगाल का मतलब केवल तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है वो 200 सीट पहले जीत कर दिखाए। ये प्रचार प्रसार के दौरान ममता बनर्जी कहती भी नजर आई। दरअसल महुआ मोइत्रा को लेकर प्रचार प्रसार कर रही थी और चुनावी मैदान में महुआ मोइत्रा और इसी बीच प्रचार प्रसार के दौरान भाजपा को चैलेंज करते हुए ममता बनर्जी, अखबारों में भी इसका जिक्र है, हेडलाइन थी 400 नहीं, मैं भाजपा को 200 सीटें पार करने की चुनौती देती हूं। कृष्णा नगर की रैली में सीएम ममता बनर्जी का स्टेटमेंट, राज्य में लागू नहीं होने दूंगी सीएए। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को भाजपा के लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट जीतने के लक्ष्य पर तंज कसा और उन्होंने कहा मैं भाजपा को 200 सीटों का आंकड़ा पार करने की चुनौती देती हूं। ममता ने यह भी कहा कि वह नागरिकता संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि सीएए के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति विदेशी बन जाएगा और साथ ही लोगों से इसके लिए आवेदन न करने का अनुरोध भी किया है।
आपको ये भी बताते चले कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने 200 से अधिक सीट लाने का आह्वान किया था, लेकिन उसे महज 77 पर रुकना पड़ा। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लगी चोट के बाद की पहली रैली को संबोधित करते हुए सीएए वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का जाल है और हम पश्चिम बंगाल में ना तो सीएए और ना ही राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू होने देंगे। तो 400 नहीं, मैं भाजपा को 200 सीटें पार करने का चुनौती देती हूं। ममता बनर्जी का ये बड़ा स्टेटमेंट कृष्णानगर में रैली के दौरान कहती नजर आई। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस को 1745 करोड़ रुपए का नया टैक्स नोटिस। 2 दिन पहले 1823 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। आईटी ने कुल अब तक 3567 करोड़ की देनदारी निकाली है। 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस ने 135 करोड़ रुपए की कर मांग के खिलाफ अदालत का रुख किया है। इस मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर कर लगा दिया है। सूत्रों ने कहा है कि 5 एजेंसियों द्वारा छापे के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जब्त की गई डायरियों में तीसरे पक्ष की प्रविष्टियों के लिए भी कांग्रेस पर कर लगाया गया है। तो ये जानकारी बड़ी मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से नोटिस मिला है कांग्रेस को, जिसके जरिए आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए 1745 करोड़ रुपए की कर की मांग की गई है। रविवार को ये सोर्सेज ने जानकारी दी कि आयकर विभाग ने कांग्रेस से अब तक कुल मिलाकर 3567 करोड़ रुपए की कर की मांग फिलहाल की जा चुकी है। और देखिए, यही हेडलाइन दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर भी मौजूद जानकारी इसमें दी गई है। लिखा गया है कि पार्टी की मुश्किलें बड़ी हैं। आयकर विभाग ने 1745 करोड़ रुपए का नया नोटिस दे दिया है। ये नोटिस वित्तीय वर्ष 2014-15 से 16-17 के आयकर बकाये से जुड़ा हुआ है। डायरी का जिक्र पलक ने अभी किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अन्य डायरियों में, यानी कि दूसरी डायरियों में भाजपा नेताओं के नाम वाली इस तरह की थर्ड पार्टी एंट्री पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है उन्होंने भाजपा पर लोकसभा चुनाव के दौरान टैक्स आतंकवाद में शामिल होने और प्रमुख विपक्षी दल को आर्थिक रूप से कमजोर करने का भी कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से एक खबर जहां पर व्हाट्सएप पर मुख्तार अंसारी का स्टेटस, कांस्टेबल ने लगाया ये स्टेटस। अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कांस्टेबल के द्वारा लिखा गया, अलविदा शेरे पूर्वांचल। मुख्तार अंसारी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए गए कांस्टेबल के लिए, और इसी वजह से फिलहाल तलवार लगातार लटक रही है। और देखिए वो स्टेटस भी आपकी स्क्रीन पर, जब मुख्तार अंसारी स्पुर्दे खाक हुआ और उस बीच इस कांस्टेबल के द्वारा यहाँ पर स्टेटस लगाया गया और मुख्तार अंसारी को अलविदा यहाँ पर किया गया। और देखिए दिल टूटने का यहाँ पर इमोजी भी लगाया गया है और उदासी वाला इमोजी यहाँ पर लगाया गया, रोने वाला इमोजी लगाया गया, जैसे कि कांस्टेबल बहुत ज्यादा दुखी हो गया मुख्तार अंसारी के मरने के ऊपर। बल्कि मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा डॉन, जिसकी पूर्वांचल में तूती बोला करती थी, और उसके मरने के ऊपर यहाँ पर ये स्टेटस लगाया गया, जिसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। महिमा, देखिए, इस डॉन के बहुत सारे समर्थक थे, बहुत सारे युवा इससे प्रभावित थे और इसकी तरह ही डॉन बनना चाहते थे। ऐसा लग रहा है कि ये भी जो पुलिस वाला है उसी से प्रभावित लग रहा है। व्हाट्सएप पर फिलहाल ये पोस्ट किया है और इस पर फिलहाल एक्शन लेने की बात मेरे ख्याल में सामने आई है। एक्शन इस पर लिया जाएगा। कार्रवाई की जो तलवार है वो इस पुलिस वाले पर फिलहाल लटक रही है। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान गए थे अमित शाह। अमित शाह ने जीत के सीक्रेट फिलहाल बताए। हैट्रिक के लिए काम हुआ, बंटवारा किया काम का मिशन 25 के लिए विस्तृत रणनीति बनाई गई। 25 लोकसभा सीट से 15% ज्यादा मार्जिन का टारगेट फिलहाल रखा हुआ है। मजबूती की दिशा में कार्यकर्ताओं से बात की। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राजस्थान में एक बार फिर मिशन 25 का जो टारगेट है हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विशेष रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते, 2 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर आए। कल आज उनके दौरे का दूसरा दिन। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने विशेष रणनीति बनाई। उस रणनीति पर काम करने के लिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के लिए गठित कोर कमेटी के सदस्यों से रणनीति साझा की गई है। रविवार को दोपहर 2 बजे अमित शाह ने होटल ललित में 8 लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं के साथ विशेष मंत्रणा की, चिंतन मंथन किया। कोर कमेटी के सदस्यों से प्रत्याशियों के बारे में फीडबैक लेने के साथ साथ उन्हें जीत के मंत्र भी बताते हुए राजनीति के चाणक्य यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। 25 लोकसभा सीट है और इन 25 की 25 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए लगातार यहां पर रणनीति बना रही बीजेपी। अमित शाह राजस्थान पहुंचे, उनका 2 दिवसीय दौरा है। कल वो यहां पर पहुंचे थे, आज भी मीटिंग्स होने वाली है।
कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कल की जो मीटिंग थी उसमें विस्तार से चर्चा की गई है कि 15% से ज्यादा मार्जिन होना चाहिए, यानी कि हमारे जो कैंडिडेट्स है, हमारे जो उम्मीदवार है, जीत का मार्जिन 15% से ज्यादा। जीत की हैट्रिक के लिए क्या काम हुआ और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम पदाधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि आप ग्राउंड लेवल पर जाइए और एक एक व्यक्ति से जाकर बात करिए और बताइए कि केंद्र सरकार की तरफ से अब तक क्या खास काम लोगों के लिए किए गए हैं और राज्य में फिलहाल क्या खास काम अब सरकार आने वाले समय में करने वाली, क्योंकि डबल इंजन की सरकार इस वक्त प्रदेश में काफी अच्छा काम कर रही, बात अमित शाह ने कही। बढ़ते खबरों में आ गई और अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में केसीआर को बड़ा झटका, बीआरएस नेता और उनकी बेटी कांग्रेस में शामिल। कादयाम श्रीहरि ने थामा हाथ और सीएम रेड्डी और दास मुंशी ने स्वागत किया है और वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दल बदल का दौर भी जारी है और ये तस्वीरें जहां तेलंगाना में केसीआर को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि बीआरएस नेता और उनकी बेटी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और देखिए उनका वेलकम कांग्रेस में किया गया है। कादयाम श्री हरि ने थामा हाथ, सीएम रेड्डी और दास मुंशी ने उनका स्वागत किया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मोदी की रैली में पहुंची मुस्लिम महिलाएं, केसरिया हिजाब पहनकर मुस्लिम महिलाएं यहां पर पहुंची। लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो जोश है वो देखने को मिला। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी मेरठ पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के, और क्रांति धारा से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी बिगुल फूंकने का काम किया। एनडीए के बैनर तले यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची। ये मुस्लिम महिलाएं बाकायदा केसरिया हिजाब पहनकर पहुंची थी। आपको बता दें, उनका कहना है कि पीएम ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने जैसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इन महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। वो मोदी जिंदाबाद के लगातार नारे लगा रही थी, पीएम मोदी को भाईजान बोल रही थी। उनका कहना था कि 3 तलाक से छुटकारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिलाया है, हलाला से बचाव उनका हो गया, सभी को समान अधिकार देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अब महिलाएं खुलकर जी सकती हैं, 4 दीवारी से बाहर आने में हिचक नहीं है। तो ये तमाम बातें इन महिलाओं के द्वारा कही गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये जो महिलाएं हैं वो केसरिया हिजाब पहनकर पहुंची प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, उनकी रैली में शामिल होने के लिए, और तमाम बड़ी बातों का जिक्र करती हुई वो नजर आई। और देखिए, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि देश के 4 राज्यों में बारिश और तूफान की वजह से भारी तबाही की जानकारी मिल रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई है और चक्रवात ने मासूमों की जान ली है। बड़ा नुकसान पश्चिम बंगाल को हुआ है और इसकी वजह से 4 राज्यों में नुकसान की जानकारी मिल रही है। 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना के ऊपर दुख व्यक्त किया। ममता बनर्जी ने यहां पर घटनास्थल पर पहुंची और लोगों के साथ में मुलाकात की। 4 राज्यों में बारिश तूफान की वजह से भारी तबाही की जानकारी, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी में तेज आंधी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और इस बीच 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये जानकारी भी यहां पर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जताई है। भाजपा कार्यकर्ताओं से मदद में जुटने के लिए प्रधानमंत्री ने आग्रह यहां पर किया है। देर रात ममता बनर्जी भी विशेष विमान से जलपाईगुड़ी पहुंचती है, अस्पताल में घायलों के साथ में मुलाकात करती है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें। बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में रविवार को दोपहर तेज आंधी की वजह से यहां पर नुकसान हुआ है। आंधी के साथ में बारिश की वजह से पेड़ उखड़ गए, घर गिर गए और 4 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 300 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तेज आंधी की वजह से इलाके में सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं और इसके साथ साथ टीन की छत वाले सैकड़ों मकानों को भी नुकसान हुआ है। जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी में सर्वाधिक नुकसान की खबर यहां पर मिल रही है। रंजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। रंजीत, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल प्रधानमंत्री तक ने दुख व्यक्त किया है, मौजूदा स्थिति क्या कुछ है और कैसे फिलहाल सिचुएशन को टैकल किया जा रहा है? देखिए, प्रशासन की ओर से पुरजोर प्रयास किया जा रहा है और राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी देर रात पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनके परिजनों से बात कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने रात में राहत शिविर में भी जाकर जो राहत शिविर में बेघर हुए लोग शरण लिए हुए हैं उनसे भी मुलाकात किए हैं और प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का कहना है कि आचार संहिता लागू है चूंकि, इसीलिए वह कुछ नहीं बोल पा रही थी, ज्यादा कुछ नहीं बोली। लेकिन उन्होंने कहा कि एक आचार संहिता का मैं चुप हूँ, ये नहीं ज्यादा कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन प्रशासन
प्रभावित और रंजीत, अगर हम लोगों बात के करें साथ खड़ी आने है। वाली 102 दिन की, तो मौसम विभाग के अनुसार कैसा कुछ मौसम वहां पर रहने वाला है? देखिए, आज के मौसम विभाग के अनुसार आज भी माने हल्की बारिश हो सकती है और तूफान का आसार देखे जा रहे हैं। आप इसके लिए भी जलपाईगुड़ी प्रशासन, साथ ही उत्तर बंगाल के जो कालिंगटन, दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार जिला है, ये सभी जिला प्रशासन अपनी ओर से तैयारी रखी है, ताकि अगर ऐसी कुछ हो तो निपटा जा सके और कम से कम नुकसान हो, इसके लिए तत्पर प्रशासन की ओर से अग्रिम व्यवस्था ली गई है। ठीक है, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देश के ऐसे 4 राज्य जहां पर भारी बारिश और तूफान की वजह से त्राही इस वक्त मची हुई है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों की मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि सड़कों में आप देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और लोगों के घरों तक में भी पानी जा चुका है और इसी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई का आज बर्थडे है। आरबीआई आज अपना जो है 90वां वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए डिजिटा एजेंसी लॉन्च होने वाली है। 90वां बर्थडे यानी कि स्थापना दिवस आज डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को लेकर घोषणा की तैयारी फिलहाल की जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर मिल रही है कि आज जब कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए 90 रुपए का सिक्का भी यहां पर जारी किया जा सकता है। और ये जो 90 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 90 रुपए का सिक्का जारी होगा और इसकी कीमत 5200 से 5500 रुपए के बीच हो सकती है, क्योंकि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, डिजिटा एक तरफ जहां एजेंसी लगातार घोषणाओं की तैयारी इस वक्त कर रही है, लेकिन दूसरी बड़ी बात कि 90 रुपए के सिक्के की जानकारी भी मिल रही है कि ये भी लॉन्च हो सकता है। बढ़ते खबरों में आगे बात बीकानेर की करेंगे, जहां 92 साल की राजस्थानी अम्मा ने गोल्ड जीता है और गोल्ड जीतकर सभी को हैरान कर दिया। देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अब विदेश में लहराएंगी परचम। पाना देवी नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दौड़ सहित गोला फेंक, तश्तरी फेंक में मेडल हासिल किया उन्होंने। सैकड़ों महिलाओं के लिए मिसाल बनी हैं। तो 92 साल की राजस्थानी अम्मा ने जीता गोल्ड मेडल और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। पाना देवी ने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है और देखिए दौड़ सहित गोला फेंक, तश्तरी फेंक में मेडल उन्होंने हासिल की है और सैकड़ों महिलाओं के लिए मिसाल उन्होंने पेश किया है। रंजना मिसाल पेश करता है और एक बार फिर से उस फ्रेज को सच करता है कि दैट एज इज जस्ट अ नंबर। एग्जैक्टली। और ये तस्वीरें देखिए बेहद ही खूबसूरत भी है और पाना देवी ने नेशनल में किस तरह से परफॉर्मेंस करते हुए दौड़ सहित गोला फेंक तमाम इन स्पोर्ट्स में उन्होंने मेडल हासिल किया है।